नमस्कार। आज हम एक ऐसी निवेश योजना पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसके बारे में आजकल काफी बातें हो रही हैं। यह है एलआईसी एफडी योजना, यानी एलआईसी एफडी योजना। हमारे पास ना इस पर एक लेख है और ये लेख क्या कहता है कि ये योजना सिर्फ सुरक्षित निवेश ही नहीं बल्कि एक निश्चित मासिक आय भी दे सकती है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है। तो आज हमारा मकसद है इस योजना की परतें खोलना, इसकी खास बातें क्या हैं, ये समझना। क्या ये वाकई उतनी फायदेमंद है जितनी बताई जा रही है? और हाँ, सबसे जरूरी, निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं। सबसे पहले एक दावा जो फौरन ध्यान खींचता है और शायद इसी वजह से इतनी चर्चा है, वो ये कि सिर्फ 2 लाख रुपए के एकमुश्त निवेश पर हर महीने लगभग 13,000 रुपए तक की आय। ये आंकड़ा सुनने में तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से हमें थोड़ा रुक कर गहराई में जाने की ज़रूरत है। ये जो 13,000 रुपए प्रति माह का आंकड़ा है ना, हाँ। जैसा कि स्रोत लेख में भी साफ किया गया है, ये एक अनुमानित आंकड़ा है, मतलब सांकेतिक। अच्छा, अनुमानित। हाँ, इसे एक उदाहरण की तरह समझिए, न कि कोई गारंटी। असल में कितना रिटर्न मिलेगा वो तो पूरी तरह से उस समय एलआईसी जो ब्याज दरें तय करेगी। हाँ। चुनी गई निवेश अवधि क्या है और योजना की बाकी शर्तें क्या हैं, उन सब पर निर्भर करेगा। हम्म। तो ये आंकड़ा है तो आकर्षक, पर इसे ही सब कुछ मान लेना वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये साफ है कि हेडलाइन फिगर पर एकदम से नहीं जाना है। चलिए फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये एलआईसी एफडी योजना है क्या? मतलब इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है और ये किन लोगों के लिए बनाई गई है? जी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी, हाँ। उसकी एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। एफडी यानी सावधि जमा। हाँ, एफडी तो समझते हैं। हाँ, तो एफडी का मतलब है कि आप एक तय समय के लिए अपना पैसा जमा करते हैं और उस पर आपको एक पहले से तय ब्याज दर मिलती है। स्रोत लेख के हिसाब से इसे खास तौर पर उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे पर, अच्छा। और साथ ही एक रेगुलर भरोसेमंद इनकम भी चाहते हैं। और यहाँ ना एलआईसी का नाम जुड़ा होना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, वो तो है। भरोसा। जी, भारत में एलआईसी बहुत पुरानी जानी मानी सरकारी संस्था है। लोगों का इस पर एक अलग ही भरोसा है, खासकर सुरक्षा को लेकर। यही चीज इसे शायद बाकी कई एफडी योजनाओं से थोड़ा अलग करती है। आपने सुरक्षा और भरोसे की बात की, ये तो ठीक है। इसके अलावा इस योजना की और क्या मुख्य विशेषताएं हैं? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इसे निवेशकों के लिए शायद आकर्षक बना सकती हैं? देखिए, सुरक्षा तो है ही, वो सबसे बड़ा पॉइंट है एलआईसी की वजह से। इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात जो स्रोत में बताई गई है वो है निश्चित ब्याज दर। निश्चित ब्याज दर। हाँ, एफडी का यही तो मेन फंडा है कि एक बार आपने पैसा लगा दिया तो जो ब्याज दर आपको बताई गई वही पूरी अवधि के लिए मिलेगी। चाहे बाजार ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं। अच्छा। ये चीज इसे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों से बिल्कुल अलग बनाती है। उनमें तो रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। हाँ, उसमें तो गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ आपको पहले से पता होता है कि हाँ भाई इतना पैसा तो बढ़ेगा ही। एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। और क्या इसमें वो नियमित आय वाली बात भी है? जैसे शुरू में वो 13,000 मासिक की बात हुई थी। हाँ, देखिए एफडी योजनाओं में अक्सर ये ऑप्शन होता है कि आप ब्याज कैसे लेना चाहते हैं। कुछ में होता है कि ब्याज जुड़ता जाता है मूलधन में, आखिर में मिलता है, उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। अच्छा। और कुछ में आप नियमित तौर पर ब्याज ले सकते हैं, जैसे हर महीने या हर 3 महीने पर, छमाही या सालाना। इसे नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। ओके। लेख में जो मासिक आय का जिक्र है वो शायद इसी नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन के संदर्भ में होगा कि शायद इस योजना में मासिक ब्याज भुगतान का विकल्प हो। हालांकि ये विकल्प है या नहीं और है तो उसकी शर्तें क्या हैं, ये तो सीधे एलआईसी से ही कंफर्म करना पड़ेगा। वो 13,000 वाला उदाहरण भी शायद इसी मासिक पे आउट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया होगा। पर फिर वही बात, वो सिर्फ एक उदाहरण है। समझ गई। अच्छा, निवेश की अवधि और ब्याज दरों के बारे में लेख में क्या जानकारी दी गई है? क्या इसमें निवेशक के पास कुछ चॉइस होती है? हाँ, स्रोत बताता है कि इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से निवेश की अवधि, मतलब कितने टाइम के लिए पैसा रखना है, वो चुन सकता है। अच्छा। ये कुछ महीनों से लेकर कई साल तक हो सकता है। और आमतौर पर जैसा कि होता ही है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, और लेख भी इशारा करता है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो ब्याज ज्यादा मिलता है।
हाँ, थोड़ी बेहतर ब्याज दर मिलने की संभावना होती है। हम्म। बैंक भी तो लंबी अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं, है ना? हाँ, देते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्याज दरें बदलती रहती हैं। अच्छा। एलआईसी भी समय समय पर अपनी दरें बदल सकती है। तो जिस दिन आप निवेश करेंगे ना, उस दिन जो रेट चल रहा होगा वो ही आपकी पूरी एफडी की अवधि के लिए फिक्स हो जाएगा। ओके, ये जरूरी बात है। जी हाँ, इसलिए निवेश करने से ठीक पहले लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है ये पता करना बहुत जरूरी है। ये तो हुई अवधि और दरों की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पर। मतलब इसमें निवेश करना कितना आसान या मुश्किल है, आम आदमी के लिए प्रोसेस कितना सिंपल है और कौन-कौन इसमें पैसा लगा सकता है। स्रोत के हिसाब से तो प्रक्रिया को काफी सरल बताया गया है। जहां तक पात्रता की बात है, तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो, वो इसमें निवेश कर सकता है। ठीक है। निवेश करने के लिए व्यक्ति को अपनी नजदीकी एलआईसी ब्रांच जाना होता है, या फिर वो किसी एलआईसी एजेंट के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल हो सकता है ऑनलाइन तरीका भी हो, पर लेख में तो पारंपरिक तरीकों का ही जिक्र है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही सामान्य केवाईसी दस्तावेज लगते हैं। केवाईसी मतलब? नो योर कस्टमर। इसमें आमतौर पर पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, अच्छा। पते का सबूत जैसे बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट, और पैन कार्ड, ये सब चाहिए होता है। एक फॉर्म भरना होता है और जो भी निवेश की रकम है वो जमा करनी होती है। तो कुल मिलाकर प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगती, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से बैंकिंग वगैरह से जुड़े हैं। और क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें कुछ खास है, कुछ स्पेशल बेनिफिट? अक्सर देखा मैंने कि एफडी जैसी योजनाओं में रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और लेख में इसका जिक्र है साफ तौर पर। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को, मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें अक्सर सामान्य ग्राहकों से थोड़ी ज्यादा ब्याज दर दी जाती है। अच्छा, कितनी ज्यादा? ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, शायद 0.25% से 0.50% तक, लेकिन उनके लिए ये मायने रखता है। हाँ, कुछ तो है। जी, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोगों की रेगुलर इनकम अक्सर कम हो जाती है और वो चाहते हैं कि उनकी जमा पूंजी पर सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिले। तो ये जो थोड़ी सी ज्यादा ब्याज दर है, ये उनकी नियमित आय में थोड़ी मदद कर सकती है। इसलिए ये योजना उनके लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकती है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आ रहा है मन में कि आखिर आजकल ये योजना इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? आपने शुरू में कहा था काफी चर्चा है, लेख भी यही कह रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल से, और जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, इसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आजकल का जो आर्थिक माहौल है ना, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे? पहला तो बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन। राइट। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे की कीमत घटने को लेकर थोड़े चिंतित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे निवेश विकल्प ढूंढते हैं जो कम से कम महंगाई को बीट कर सकें या उसके आसपास रिटर्न दें, वो भी सुरक्षा के साथ। दूसरा, बाजार की अनिश्चितता, मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी। शेयर बाजार वगैरह में उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे कई निवेशक, खासकर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो घबराते हैं। ऐसे में एलआईसी, एफडी जैसी योजना जो एक फिक्स्ड रिटर्न का वादा करती है और जिसके पीछे एलआईसी जैसे बड़े नाम का भरोसा है, हाँ। वो एक सुरक्षित ठिकाना सा लगता है। लोग मन की शांति चाहते हैं और ये योजना वही देने का दावा करती है। और तीसरा कारण शायद एलआईसी की अपनी पहुंच भी हो सकती है। उनका एजेंट नेटवर्क बहुत बड़ा है। यानी सुरक्षा, निश्चितता और एलआईसी का भरोसा, ये मुख्य कारण है। लेकिन जैसा हमने शुरू में भी बात की थी और आपने भी जोर दिया, लेख में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। उस पर फिर से ध्यान देना और उसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है, खासकर वो 13,000 वाले आंकड़े के चक्कर में। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। हाँ। लेख बहुत साफ शब्दों में कहता है कि जो भी जानकारी दी गई है, खासकर रिटर्न के आंकड़े, हाँ। वो 13,000 वाला, हाँ। जैसे वो 2 लाख पर 13,000 महीने वाला, ये सिर्फ सामान्य जागरूकता और उदाहरण के लिए है। ओके। ये किसी भी तरह से गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये आंकड़े सांकेतिक हैं, मतलब इंडिकेटिव। सांकेतिक। हाँ, इसका मतलब है कि ये किसी खास सिचुएशन में किसी खास ब्याज दर और अवधि के आधार पर निकाली गई कैलकुलेशन हो सकती है। हाँ। असल रिटर्न तो कई बातों पर निर्भर करेगा। एक, उस समय एलआईसी असल में ब्याज दर क्या दे रही है। ठीक है। 2, निवेशक कितने समय के लिए पैसा लगा रहा है। 3, वो ब्याज कैसे ले रहा है, महीने में, तिमाही में या आखिर में। उस ऑप्शन के तहत रेट क्या है। 4, क्या कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई और छुपी हुई शर्तें हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है
और लेख भी यही सलाह देता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस योजना में पैसा लगाने की सोच रहा है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों या विज्ञापनों पर न जाए। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें सीधे LIC की नज़दीकी ब्रांच जाना चाहिए या किसी ऑथराइज्ड LIC एजेंट से मिलना चाहिए। वहां से योजना की ताज़ा और पूरी जानकारी वाला प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर लेना चाहिए। अच्छा, प्रोस्पेक्टस। जी, जिसमें सारे नियम, शर्तें, लागू ब्याज दरें, फीस, सब कुछ साफ-साफ लिखा हो। उन कागजों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? बहुत अहम। लेख में भी इसका जिक्र है। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझता है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सब का आकलन करता है। वो आपको बता सकता है कि क्या ये खास योजना आपके लिए सही है भी या नहीं, या शायद बाजार में कोई दूसरा विकल्प है जो आपकी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता हो। वो आपको LIC FD की तुलना बैंक FD, पोस्ट ऑफिस स्कीम या सरकारी बॉन्ड्स जैसे दूसरे सुरक्षित विकल्पों से करने में भी मदद कर सकता है। हाँ, तुलना करना जरूरी है। बिल्कुल। सलाहकार आपको सारे डॉक्यूमेंट समझने और एक सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, खासकर जिसमें आपकी मेहनत की कमाई लग रही हो, निवेश करने से पहले पेशेवर सलाह लेना हमेशा एक समझदारी का कदम होता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो LIC FD योजना के बारे में जो जानकारी हमारे पास स्रोत लेख से आई, उसके मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं? हाँ, मुख्य बातें ये हैं। पहला, सुरक्षा और निश्चितता। ये LIC की FD स्कीम है, कम जोखिम वालों के लिए है, फिक्स्ड ब्याज देती है। LIC का नाम है तो सुरक्षा का भरोसा है। ठीक है। दूसरा, लचीलापन। निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश की अवधि चुन सकते हैं। तीसरा, प्रक्रिया। निवेश का तरीका सरल बताया गया है। सामान्य KYC डॉक्यूमेंट लगते हैं। ओके। चौथा, वरिष्ठ नागरिक लाभ। सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी बेहतर ब्याज दर मिल सकती है। पांचवां, लोकप्रियता का कारण। आजकल की आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के माहौल में लोग सुरक्षित और फिक्स्ड आय वाले विकल्प ढूंढ रहे हैं। और छठा और सबसे जरूरी चेतावनी, वो जो विज्ञापित या चर्चित रिटर्न के आंकड़े हैं, जैसे 13,000 रुपए महीना, हाँ, वो सिर्फ सांकेतिक हैं, उदाहरण मात्र हैं। उन्हें गारंटी बिल्कुल ना समझें। असल रिटर्न पूरी तरह से LIC की शर्तों, उस समय की ब्याज दरों और चुनी गई अवधि पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल। और ये आखिरी पॉइंट शायद सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाला है। निश्चित रूप से निवेश का कोई भी फैसला करने से पहले पूरी जानकारी लेना, ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म करना, सारी शर्तें समझना और अगर हो सके तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना, ये अनिवार्य है। आकर्षक लगने वाले आंकड़ों के पीछे की असलियत जानना बहुत जरूरी है। आज की इस बातचीत से ना एक विचार मन में आ रहा है। ये जो फाइनेंशियल दुनिया है, ये अक्सर ऐसे आकर्षक आंकड़ों और वादों से भरी होती है जो हमें तुरंत खींचते हैं अपनी तरफ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सुर्खियों के पीछे जो शर्तें छिपी हैं, जो जोखिम है, जो बारीकियां हैं, उन्हें समझने के लिए वाकई उतना समय और ध्यान देते हैं जितना देना चाहिए? सोचने वाली बात है। यहाँ हम अक्सर शॉर्टकट या आसान जवाबों की तलाश में रहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम सूचना के इस सैलाब में, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में कैसे समझदारी से जानकारी को परखें और अपने पैसे को लेकर, अपने वित्तीय भविष्य को लेकर बेहतर निर्णय लें।